गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में क्या डिफरेंस होता है। हमने ये भी देखा था पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव्स, इन सब चीजों को भी हमने पीवाईक्यूज के थ्रू सॉल्व आउट किया था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एक और एप्लीकेशन, जो छोटा सा एप्लीकेशन बचा हुआ है, कि किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ हम इसके बारे में भी डिस्कशन आउट करते रहेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका कैलकुलस का, अभी तक हमने डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करी थी, अब हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की, जिसमें हम जैसे आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, और इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को कवर आउट करते हुए हम एप्लीकेशंस को भी कोशिश करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में कवर अप करने की। सो आज की क्लास इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्लोप डिटर्मिनेशन ऑफ अ लाइन। देखिए, स्लोप का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने जहाँ पे डेरिवेटिव के बारे में बताया था तो वहाँ पे मैंने इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताई थी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या थी कि अगर आप किसी भी कर्व के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करते हो, तो कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप भी क्या होता है, आपका आपका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव की मदद से, डीवाई बाई डी एक्स की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन के ऊपर हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, किसी भी कर्व के ऊपर आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है किसी भी कर्व के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेटिव प्रोवाइड्स डेरिवेटिव प्रोवाइड्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व। तो सपोज करते हैं अगर हमारा कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और एक कर्व दिया गया है आपका एक्स वाई प्लेन में। तो किसी ने अगर ये कहा कि आपको हमें स्लोप चाहिए किसी पॉइंट x0 y0 पे, तो dy by dx at x0 y0 provides slope of tangent to the curve slope of tangent to the curve fx at the point x0 y0 at the point x0 y0। हाँ, ये चीज भी पता है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा तो आपको ये भी चीज पता होगी, किसी भी दो लाइन जो पैरेलल होती है उनका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। वहीं अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, उनका स्लोप क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। तो अगर आप किसी भी कर्व के पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसे, नॉर्मल लाइन कहते हैं। सो अ परपेंडिकुलर लाइन अ परपेंडिकुलर लाइन drawn to drawn to a tangent to a curve, a tangent to a curve, to a curve is known as normal, is known as normal। सो अगर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट डीवाई बाई डी एक्स ये है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। सो अगर मैं लिखूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व y is equal to fx at the point x0 y0, at the point x0 y0 is nothing but it is equal to -1 divided by slope of tangent to the curve, slope of the tangent, slope of the tangent to the curve at the point x0 y0। सो क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि जितनी भी दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा आपका, -1 आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है तो अगर परपेंडिकुलर है टेंजेंट के तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं इसी पे। अगर इसी तरह हम बात करें, आ, इसी तरह अगर हम बात करें आपका, कि अगर आपको सपोज करते किसी ने कहा
कि दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल अगर होंगी उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। इफ टू लाइन्स if two lines are parallel, if two lines are parallel, two lines are parallel to each other, then their slope are then their slope are equal। क्लियर है? सो अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया तो आपको अगर उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने को बोल दी जाए, सो अगर आपको बोला जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, to the curve y is equal to fx at the point, sorry, tangent y is equal to fx passing through the point, passing through the point, passing through the point x1 y1, through the point x1 y1। सो अगर आपको पता हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिखते थे, स्ट्रेट लाइन की आप इक्वेशन लिखते थे क्या, y इज y माइनस, अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1 तो आप लिखते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू x माइनस x1। सो ये तरीका है आपको किसी भी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने का। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कलर को रेड कलर से कर देता हूँ। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपको पता है तो आप टेंजेंट लाइन जो भी आपने ड्रॉ करी है अपने कर्व के ऊपर उसकी इक्वेशन भी यहाँ से निकाल सकते हो। तो अगर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पता है तो बता दो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी सिमिलरली। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्योंकि उसका स्लोप जो होगा वो उसके लिए रख देंगे। सो सिमिलरली इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the curve y is equal to fx passing through the point, 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 passing through the point x1 y1, passing through the point x1 y1, passing through the point x1 y1 is, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाएगी सिंप्लाइज y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx इंटू x माइनस x1। तो इस तरीके से आप चाहो तो दोनों इक्वेशंस को स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये मैंने दोनों को बॉक्स में बंद कर दिया। तो टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है और दोनों का मतलब क्या होता है, ये भी आपको क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए अब इस चीज को मैं अगर ग्राफिकली आप समझना चाहो तो ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो। चलिए देखते हैं ग्राफिकली अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो सपोज करते हैं अभी आपके पास ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और ये सपोज करता हूं मैं आपकी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाली लाइन है, कर्व है वाई इक्वल टू, ये कोई कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर इधर ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है? सो अभी आपने क्या किया, मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ डिफरेंट लाइंस को। सो मैंने क्या किया, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन को पास करा, तो ये क्या हो गया आपका टेंजेंट लाइन, ये हो गई आपकी। ठीक है? अब आपने क्या किया, इस टेंजेंट लाइन को आपने क्या किया, इस टेंजेंट लाइन को बाइसेक्ट कराया किससे, आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जिसको आप क्या कह रहे हो, नॉर्मल बोल रहे हो। तो इसको आप मार्कअप कर सकते हो यहाँ से। सो अगर मैं आपको इस पॉइंट को पी बोलता हूँ, कलर चेंज किया मैंने, येलो कलर ले लेता हूँ। सपोज करते हैं ये पॉइंट पी है आपका और यहाँ पे आपका पॉइंट टी है ये आपका,
और ये आपका पॉइंट एन है, ठीक है। और मैं एक डॉटेड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, देखिए कैसे। यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन ली, और ये आपकी डॉटेड लाइन है, ये वाली एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। सो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका क्या है, ये आपका पॉइंट एन है। ये आपका पॉइंट क्या है, थोड़ा काफी लाइट हो गया इसीलिए, तो समझेंगे आप। अब ये एंगल आपका थीटा था, ये जो आप निकाल रहे थे, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो अगर आप समझोगे, अब देखो यहाँ पे आपका पीटी क्या है, अगर आप पीटी समझोगे तो पीटी क्या है आपका, पीटी इज नथिंग बट, पीटी इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट लाइन है। मैं इसको और एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। सो पीटी आपका क्या हो जाएगा, पीटी इज नथिंग बट टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ठीक है। पीटी बेसिकली क्या है, टेंजेंट लाइन का लेंथ हो जाएगा, टेंजेंट लाइन लेंथ, राइट। सिमिलरली अगर आप पीएन पूछो, तो किसी ने आपसे पूछा तो पीएन क्या होगा, पीएन आपका क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली किसी ने आपसे पूछा, अब ये देखिए, अब दो हमने क्या किया, दो आपका हमने क्या किया, एक आप कह सकते हो कि प्रोजेक्शन निकाला, तो जो टी, जो आपको लाइन दिखाई दे रही है टी पी एन है, इसको पी एम मान लो। देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने दो बार लिख दी है, तो इसको हटा दो यहाँ से, और इसे आप पी एन मान लो, ठीक है। तो ये जो टी एम लाइन बनी है, ये अगर आप देखोगे तो टी एम लाइन क्या है, पी टी का एक प्रोजेक्शन है, इसीलिए इसको क्या कहोगे, लेंथ ऑफ, ये क्या है, लेंथ ऑफ, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सब टेंजेंट बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सिमिलरली अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज एम एन, एम एन क्या है, आपका प्रोजेक्शन है पीएन लाइन का, तो इसीलिए इसको आप क्या कहोगे, सब नॉर्मल बोलोगे। सो दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सो आप चाहो तो इस डायग्राम से सारे लेंथ निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे अब इन सभी चीजों को, चाहो तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो, चलिए। और ये आपका कर्व था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। सो अगर मैं देखूं, आपको अगर आपको ये चीजें निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे देखते हैं, चलिए। कि ये पॉइंट P है, जो P का कोऑर्डिनेट अब मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, मान लेता हूँ x, y आपका कोऑर्डिनेट भी था, ठीक है। तो अभी आपको चलते हैं, मैं आपकी इक्वेशन में चलता हूँ। इन द ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल ध्यान रखेंगे, ये आपका ट्राइंगल 90 डिग्री वाला है, ठीक है। दिस ट्राइंगल इज 90 डिग्री, राइट। सो अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है इन द ट्राइंगल, तो अगर आप देखें इन ट्राइंगल पी एम टी, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा ले लेता हूँ, तो आपको साइन थीटा क्या मिलेगा, जरा देखिए तो। साइन थीटा आपका हो जाएगा क्या, इट इज परपेंडिकुलर पी एम बाई पी टी। आपको पीटी तो चाहिए, सिंपल लाइक पीटी इज व्हाट, पीटी इज नथिंग बट पी एम डिवाइड बाई साइन थीटा आएगा, साइन थीटा 1/sin थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा होता है, राइट। और पीएम है क्या एक्चुअल में, पीएम नथिंग बट क्या है आपका, वाई तो बराबर के, पीएम इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू वाई। एंड हमें एक चीज और पता है कि टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अगर आपको टेन थीटा पता है डी वाई बाई डी एक्स, सो अभी आप क्या कर सकते हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हमें पी टी इज इक्वल टू यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ से आपको पी टी इज इक्वल टू मिल रहा है वाई कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अगर मैं अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखूं, ये अगर आपका थीटा है, ठीक है, और टेन थीटा मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज बेसिकली नथिंग बट अ स्लोप। सो अगर आप यहाँ पे निकालना चाहोगे, सो अब अगर आपको चाहिए कॉसेक थीटा, अभी आपको क्या चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए, तो कॉसेक थीटा कैसे निकल के आएगा, तो देखिए। सो अगर आप देखो, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, और इसको अगर आप m मान लेते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप देखो इसको सॉल्व करके यहाँ से, तो अगर ये m है, अगर ये m है तो 1 हो जाएगा, दिस इज m, दिस इज 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में वो
आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, सो ये इक्वल टू m इज इक्वल टू वैल्यू पुट अप करो y इनटू इन द ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dy बाई dx। सो अगर आप ऊपर वाले से dy बाई dx कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, dy बाई dx अगर आप बाहर निकालोगे स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई dy बाई dx। सो इस dy बाई dx से ये कैंसिल आउट। सो आपको मिल रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज pt, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, सिंस लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए मैं y को मॉड लिख देता हूँ, मॉड ऑफ y रूट ओवर इज नथिंग बट ये 1 पहले लिख दिया और 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो तुरंत। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो, अगर कोई कहता है आपको कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है, तो वापस आप डायग्राम में देखो। सो अगर आप वापस डायग्राम में देखते हो अपने वहां पे, सो अगर आप वापस डायग्राम में देखोगे अपने, सो यहाँ देखो, अभी आपको क्या चाहिए, आपको एम चाहिए, तो एम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीटी पता है, आपको पीएम भी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा इक्वेशन यूज करो जिसमें आपको वो पता हो, तो कौन सा साइन एंगल आप यूज करो जिसमें आपको बेस हाइपोटेनस आपको पता चल गई है, अभी आपको एम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेस अपॉन में हाइपोटेनस यूज कर सकते हो कॉस थीटा की मदद से। तो आपके ऊपर है, आप जो भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, सो अभी आगे हम बढ़ते हैं, या फिर आप चाहो तो सीधे सीधे कॉट थीटा यूज कर लो, कॉट थीटा से ज्यादा बेटर, टेन थीटा से डायरेक्टली निकाल सकते हो। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल अगेन हम देखेंगे, इन ट्राइंगल, सॉरी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है अभी आपके पास, इन ट्राइंगल पीएमटी, इन ट्राइंगल पीएमटी। अगर मैं tan थीटा देखूँ तो tan थीटा होगा क्या, बेसिकली tan थीटा इज नथिंग बट tan थीटा इज इक्वल टू पीएम बाई एमटी, पीएम बाई एमटी। एंड व्हाट इज एमटी, तो सिंपल एमटी इज इक्वल टू व्हाट, पीएम बाई tan थीटा आएगा, tan थीटा को मैंने लिख दिया 1 बाई tan थीटा इज cot थीटा, पीएम इज व्हाट वाई, cot थीटा इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा हमने क्या माना है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू सिंस tan थीटा इज इक्वल टू सिंस tan थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स। सो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी मिल गया। सो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, सो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू, आप यहाँ से लिख सकते हो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू, नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इसीलिए 1 बाई सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट मॉडुलस ऑफ वाई इनटू कॉट थीटा दैट इज dx बाई dy। और आपको पूरे को, सेंस पूरा ही आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो y इंटू आप पूरे को मॉडुलस में ले लो, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी निकाल सकते हो। सिमिलरली आप चाहो तो दूसरे वाले ट्रायंगल को भी आप यूज करोगे, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, आपको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और नॉर्मल मिल जाएगा, देख सकते हैं उसको भी फटाफट। सो अगर हम चले उस वाले ट्रायंगल में, तो अगर आप देखिए, अब आप ट्रायंगल यूज करेंगे पीएमएन। सो इन ट्रायंगल पीएमएन, इन ट्रायंगल पीएमएन, सॉरी, इन ट्रायंगल पीएमएन, इन ट्रायंगल पीएमएन। अगर आप ईएमएन में देखो तो कहाँ गया, अभी आपको पीएन चाहिए एमएन चाहिए, तो आप क्या करते हो, यहाँ से आप यूज कर लो आपका, यहाँ से आप यूज कर सकते हो, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, तो आप यूज कर लो cos थीटा। सो cos थीटा इज नथिंग बट cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से आप देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका cos थीटा हो जाएगा पीएम बाई पीएन इज इक्वल टू पीएम बाई पीएन। आपको पीएन चाहिए तो पीएन इज इक्वल टू हो गया क्या, पीएम बाई 1 cos थीटा आएगा, cos थीटा को मैंने लिख दिया sec थीटा। सो अभी आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज पे चलो। तो पी एन इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो रहा है, पी एन की वैल्यू 1, सेक थीटा आप क्या लिख सकते हो, जैसे भी आपने सॉल्व किया था यहाँ पे, तो आपको यहाँ आता था कितना, दिस वाज थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आइडेंटिटी की मदद से, या फिर आपको ट्राइंगल से पता है tan थीटा आपका कितना है, आपका tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। सो दिस वाज m, दिस इज 1, दिस इज m स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। सो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से वैल्यू लिख सकते हो। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेक थीटा आप यहाँ से निकाल दो। सो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आपको सेक थीटा चाहिए डायरेक्टली अंडर रूट ले लो। सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट y इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, स्लोप ऑफ नॉर्म टेंजेंट। तो यहाँ से आपको मिल गया स्लोप ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आपको यहाँ से मिल रहा है, अगर गेट में आपसे पूछता है क्वेश्चन तो डायरेक्टली निकाल सकते, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, अगेन सेम वही कहानी, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको मॉडुलस ऑफ वाई यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तरीका है आप जिसकी मदद से क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट,
लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में निकाल सकते। सिमिलरली अगर आप वापस यूज करो, अभी आप तो वापस जाओ ट्राइंगल के अंदर, और अभी आप सेम ट्राइंगल यूज करोगे, बट आपको अभी आपको सब नॉर्मल निकालना चाहिए। सब नॉर्मल के आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अभी ये पता है तो आप वापस टेन थीटा ले लो, ठीक है। अभी आप क्या लो, आप सेम वापस दोबारा टेन थीटा ले लो। सो हम चलते हैं वापस इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपका हो जाएगा पी एम एन। हाँ पी एम एन, पी एम एन टेन थीटा बराबर, आपको देख लो वहां से टेन थीटा कितना हो जाएगा। टेन थीटा आपका हो जाएगा, कहाँ आ गया, आपका हो जाएगा एम एन, टेन थीटा इक्वल टू एम एन बाई पी एम, एम एन बाई पी एम, बाई पी एम, राइट। सो यहाँ से देखिए आपका पी एन इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ वाई डी एक्स आप लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी लेंथ। तो यहाँ से आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में मिल गया, सॉरी सब नॉर्मल में मिल गया। सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यहाँ से आपका हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी वाई बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आप चाहो तो, अगर आपको डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पे करवा दिया है, तो आप अगर गेट में आपको फॉर्मूला भूल भी जाता तो आप चाहो तो सेकंड्स में आप इस तरीके से आप फॉर्मूले को निकाल सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका है आपका टेंजेंट, नॉर्मल और इन सारी चीजों को निकालने का। सब टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलिए इसके ऊपर आए हुए गेट के क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट 2016 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था ये। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। द एंगल ऑफ, the angle of intersection, the angle of intersection of the curves, of the curves x square is equal to 4y and y square is equal to 4x, and y square is equal to 4x at the point, at the point 0 0 is, so ये क्वेश्चन दिया था आपको, ऑप्शन दिए थे इन्होंने, पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलिए अब आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों कर्व का। तो सबसे पहले आप क्या करो, दोनों कर्व का आप क्या करो, स्लोप निकाल लो, दोनों कर्व के ऊपर आप स्लोप निकालो। चलिए सो अगर पहले वाला कर्व जो आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4y, उसके लिए अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपका आ रहा है x/2, राइट। बट उन्होंने कहा कहाँ पे कहा है, एट 0 0 पे कहा है। सो और डी वाई बाई डी एक्स एट 0,0, सो आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, 0/2 इज इक्वल टू 0। सो मैं मान लेता हूँ पहले वाले कर्व को m1, उसके ऊपर जो स्लोप आया उसकी वैल्यू m1 है। सिमिलरली दूसरा कर्व आपको दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सो यहाँ से जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, आपको अगेन स्लोप निकालना है। सो 4 इंटू 1 हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आपका कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 डिवाइड बाई 2y, राइट। सो 4 डिवाइड बाई 2y दैट इज इक्वल टू 1/y। तो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग कमिंग आउट टू बी, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एट 0 0 इट इज कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी फॉर m2। दूसरे वाला लाइन पे जो स्लोप आपने निकाला उसकी वैल्यू ये आ रही है। सो अगर आपने देखा, सो आपने देखा कि अब m2 तो इन्फिनिटी है, अब उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, m2 इज इक्वल टू लिख देता हूँ 1/m3, जहाँ m3 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, लेट m3 बराबर 0। चलिए सो टेन थीटा बेसिकली होता क्या है, टेन थीटा आपका क्या होता है बेसिकली, टेन थीटा दो एंगल के लिए अगर आपको निकालना है तो बेसिकली तो कौन क्या होता है बेसिकली फॉर्मूला, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। बट यहाँ पे m2 आपने क्या माना है, m2 माना है आपने m3 के बराबर। तो m1 माइनस 1/m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू 1/m3, राइट। तो ये हो जाएगा m3 m1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी m3 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 प्लस m1, m3 प्लस m1। तो देखिए क्या आ रहा है, ऊपर तो हो गया आपका कितना 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 0। सो दिस नथिंग आउट कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी। अब आप बताओ टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 2।
90 डिग्री। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप चाहो तो फटाफट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2016 में जो आया था, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2016 में जो आया था, तो टैंजेंट नॉर्मल का दूसरा क्वेश्चन है। टैंजेंट नॉर्मल का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ स्ट्रेट लाइन, a straight line of the form y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c passes through the origin, passes through the origin, passes through the origin and the point, and the point e x comma y is equal to 2 comma 6. ठीक है, the value of m पूछ रहा है, आपको स्लोप की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट। तो इन्होंने क्या कहा है आपको, ये स्लोप पास कर रहा है कहाँ से, 0,0 से। तो अगर 0,0 से लाइन पास कर रही है तो क्या करेगा, मतलब कि ये लाइन सेटिस्फाई करेगी 0,0 को। तो अगर आप 0,0 रखते तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू कितनी आ रही है, आपको देखो जरा, तो सी की वैल्यू आपको 0 आ रही है। अच्छा, ये एक और पॉइंट से दे रहा है, पास कर रहा है 2,6 से। सो द गिवन इक्वेशन, द गिवन लाइन satisfies the point 2,6 ऑल्सो। तो पुट अप कर दो। सो इसके अलावा वजह से इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ से आप पुट अप करोगे। सो y इज इक्वल टू एम एक्स आपकी इक्वेशन है, y की वैल्यू 6 इंटू एक्स की वैल्यू 2। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू कितनी मिल रही है, देखो तो m की वैल्यू आपको मिल रही है 3। तो ये आपका आंसर हो गया 3। तो इस तरीके से आप चाहो तो फटाफट अपने आंसर्स को निकाल सकते हो इसमें। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी क्लास का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व y is equal to b e raised to power minus x by a at the point, at the point where it crosses, where it crosses the y axis। आपको ऑप्शंस गिवन थे यहाँ पे, x by a minus y by b equal to 1, minus x by a plus y by b equal to 1, minus x by a minus y by b equal to 1। ऑप्शन डी दिया था आपको, x by a plus y by b equal to 1। आपको इसको सॉल्व करना, देखिए कैसे करेंगे। अब इन्होंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू बी ई इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स ए। ठीक है, अब इन्होंने कह रहा है एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर y एक्सिस को क्रॉस करेगा इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए सबसे पहले तो हमारी कंडीशन दे रखी है, आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई ए, क्रॉसेस y एक्सिस, क्रॉसेस y एक्सिस। अगर y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर क्रॉस करेगा इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब उस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुट अप कर दीजिए, बी ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0 कितना होता है 1। तो ये आ गया p। तो इसका मतलब का जो पॉइंट है, वो लाइन जो क्रॉस कर रही है, जो ये कर्व क्रॉस कर रहा है, वो 0,b से पास कर रहा है। ठीक है, पासेस थ्रू दिस पॉइंट। सबसे पहले आपने पॉइंट निकाला है जहां से आपका कर्व पास कर रहा है। ठीक है, ये जो टेंजेंट है वो इस 0,b से पास कर रहा है। अच्छा, अभी आपको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालोगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का आपको चाहिए dy बाई dx की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट तो आपको मिल गया, अभी आपको स्लोप भी चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालोगे, चलो स्लोप निकाल दो। तो हो जाएगा यहाँ से b e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू माइनस 1 बाई ए, राइट। यही होगा आपका, यही होगी आपकी स्लोप। तो स्लोप आपकी आ गई b माइनस बी बाई ए ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई ए।
सो अभी आपको क्या करना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पार्टिकुलर पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई ए था, तो माइनस एक्स का मतलब माइनस 0 बाई ए, सो इट इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए। सो जब आपको पॉइंट पता चल गया, आपको स्लोप पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे वाई वन की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या माइनस बी बाई ए, एक्स वन की वैल्यू 0 है, सो और y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स बाई ए, और ए वाई इज माइनस ए बी प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। आप एक काम करो, इस पूरे में ए बी से डिवाइड कर दो, तो जब आप ए बी से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखो, ए बी से आप बी एक्स बाई ए बी, तो आपका एक्स बाई ए आ जाएगा, प्लस ए वाई बाई बी, तो ए बी आ जाएगा, तो वाई बाई बी आ जाएगा, माइनस ए बी को आप उधर ले जाओ, तो ए बी बाई ए बी क्या हो जाएगा आपका 1। सो आपका इक्वेशन आ गई, सॉरी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू, सो आपका आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप चाहो तो फटाफट आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आया इसी तरह से, क्वेश्चन है इफ x प्लस 4y इक्वल टू 14 is the normal to the curve y square is equal to ax cube माइनस बीटा, ये अब आपको इक्वेशन दे रखी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस बीटा एट 2,3, then the value of अल्फा प्लस बीटा इज, आपको इसको सॉल्व करना है। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपको एक नॉर्मल की इक्वेशन दे दी है, आपको कर्व भी दे दिया है, बट कर्व में दो कांस्टेंट दे रखे हैं अल्फा बीटा, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, दिस इज अल्फा नॉट ए, दिस इज अल्फा, तो आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज निकालनी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आपको दी हुई है वो दी हुई है x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेता हूँ, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के लिए आता हूँ पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा निकाल लेते हैं। तो आपको पहले वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर्व क्या है आपकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा एक्स क्यूब माइनस बीटा, तो इट इज इक्वल टू 2y dy by dx is equal to 3x square into alpha. So this implies dy by dx is equal to what? So dy by dx is nothing but dy by dx is equal to 3 alpha x square divided by 2y. So अगर टेंजेंट का स्लोप ये है तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 डिवाइडेड बाय 3 अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। नेक्स्ट पे भी चलते हैं, तो इसकी वजह से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -2y डिवाइडेड बाय 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, राइट। अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कहां से पास करता है, जरा देखिए, तो ये नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल at 2,3 it is equal to nothing but -2 into 3 divided by 3 alpha into 2 का square, so it is coming out to 3 से 3 cancel out, -2 से this cancel out, so it is coming out to be nothing but right, यही आ रहा है, right, so it is coming out to be -2 by 3 something, so it is coming out to be 1 by -1 by 2 alpha, right, -1 by 2 alpha is equal to slope of normal, right। अच्छा अभी आपको इक्वेशन दे रखी है ऑलरेडी, क्या दी हुई है, वाई, चलिए आपको इक्वेशन दे रखी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी दे रखा है आपको, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको दे रखा है जो हमने पीछे देखा था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया x प्लस 4y इक्वल टू 14 आपको दे रखा है, ठीक है।
तो x प्लस 4y इक्वल टू 14 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो वहां से अगर आप चाहो तो इधर देखो x प्लस 4y इक्वल टू 14, और मैं इसको y प्लस y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना चाहता हूँ। से 14/4 और ये हो जाएगा माइनस एक्स, राइट, सॉरी x/4 होगा ये होगा। और y इज इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स प्लस 14/4। तो यहाँ से जरा देखो स्लोप आ किसके बराबर है, स्लोप आ रहा है -1/4। सो करस्पॉन्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, एज पर द गिवन इक्वेशन, एज पर द गिवन इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल है कितना, अभी आपने निकाला -1/4, और अभी आपने निकाला वो किसके बराबर, -1/2 अल्फा। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो -1/2 अल्फा इज इक्वल टू -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से आपको अल्फा मिल गया। अब जैसे ही अल्फा मिल गया अभी आप बीटा निकाल सकते हो। कैसे बीटा निकालोगे, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं बीटा कैसे निकल के आएगा आपका, बीटा कैसे निकल के आएगा। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि ये जो कर्व है, ये जो आपको कर्व दिया हुआ है, सॉरी ये जो नॉर्मल का है, वो इस कर्व पे 2,3 से पास करता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट 2,3 कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप कर्व में डाल सकते हैं। सो आपकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा। सो यहाँ से सिंस 2,3 will lie on curve also, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस बीटा। दिस इंप्लाइज व्हाट, आपका बीटा इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 टू 4 जो है 8 माइनस 3 9। इट इज कमिंग आउट टू बी, राइट, ये होगा अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा, सॉरी अल्फा एक्स क्यूब है यहाँ पे, अल्फा एक्स क्यूब है सॉरी ये। तो अगर अल्फा एक्स क्यूब होगा, मैंने अल्फा एक्स स्क्वायर के लिए साथ सॉल्व किया क्या, नहीं ठीक है, ये अल्फा एक्स क्यूब है तो 2 टू जो 4 टू जो 8 हो जाएगा, तो भी 8 हो जाए 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आपका हो गया 7। तो आपको अल्फा मिल गया 2, तो आपको क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 7 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 9। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 2 प्लस 7, या आपका 9। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया बट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो इस तरह से आप चाहो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स वगैरह निकाल सकते हो। सर हमने इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो टॉपिक था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव और आपके क्या कहते हैं टोटल डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स को, और अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन चीजों को अभी हमने कवर अप कंप्लीट कर लिया है। सो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो सेकंड मोस्ट टॉपिक ऑफ द कैलकुलस इज इंटीग्रल कैलकुलस। हम आज से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। हम इंटीग्रल कैलकुलस भी बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे जितनी इजी वे से, जैसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व आउट किए थे आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, बेसिक्स को कवर अप करते हुए हम आपका यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस की तरह इंटीग्रल कैलकुलस को भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस में भी आपके 3 पार्ट होंगे, 3 चीजें हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। पहला पार्ट होगा आपका किसमें, जिसमें आपको क्या होगा, कोई इंटरवल गिवन नहीं होगा। जब इंटरवल गिवन नहीं होगा तो उस तरह के इंटीग्रल को आप इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलोगे, और जहां पे क्या आपको इंटरवल गिवन होगा उसको आप क्या कहोगे, आप कहोगे बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल। और इनका यूज आप कहाँ पे करते हो उस चीज के बारे में हम स्टडी आउट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम स्टडी आउट करेंगे। और जैसे ही ये दोनों टॉपिक आपकी कवर अप होती है तो एक नया चैप्टर, एक नया वास्ट मैथ्स का जो टॉपिक है वो खुल जाता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, दैट इज जो इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री है, दोनों को मिला के एक टॉपिक बनाता है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पे हम फिर आपका पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से हर साल गेट में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है। तो इसके बाद जो है हम इंटीग्रल कैलकुलस को खत्म करके आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, देन आपका दैट हम आपका वेक्टर कैलकुलस पे आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली क्या है, आपका एक तरह से डिफरेंशिएशन का उल्टा है। क्यों ऐसा मैं बोलता हूँ, देखिए जैसे सपोज करते हैं अगर आपके पास कोई फंक्शन था y इज इक्वल टू, मेरे पास था मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 9, राइट। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स आपने निकाला, dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर।
अब मैं वापस चाहता हूं यहां से इस पोजीशन पे पहुंचना। तो इस जो रिवर्स प्रोसेस है जिससे आपको डिफरेंशियल का ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, उसी को आप क्या कहते हो? इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसी को आप क्या कहते हो? इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन करना होगा तो कैसे आप करोगे? तो आप क्या करोगे? यहां से लिखते हो dy इज इक्वल टू 3x² dx, और दोनों साइड अगर आप इंटीग्रल करोगे तो यहां से क्या आता है? इंटीग्रल ऑफ dy इज y। और इतना बेसिक्स आपको पता होगा x रेज टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है? तो होता है x रेज टू पावर n+1, सो q डिवाइड बाई n+1। और अब देखिए, अब आपका वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? देखिए अभी आपकी वैल्यू आ रही है x3, बट आपके पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था? x3+9। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। अब ये कांस्टेंट क्यों जोड़ा गया? ये कांस्टेंट आपने इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या था? इस फंक्शन की कोई लिमिट डिफाइन नहीं थी। तो ऐसे इंटीग्रल जहां पर आपको फंक्शन की लिमिट डिफाइन नहीं होगी, वैसे इंटीग्रल को या ऐसे इंटीग्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। ऐसे इंटीग्रल को ही हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। वही जैसे ही क्या हो आपको पास, क्या हो अगर y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx, अभी आपने क्या किया? इस फंक्शन की एक लिमिट डिफाइन कर दी। तो जैसे ही आप एक लिमिट डिफाइन करते हो तो इस इंटीग्रल को आप क्या कहते हो? डेफिनिट इंटीग्रल कहते हो। तो डेफिनिट इंटीग्रल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो तो फिक्स था। क्योंकि देखो x3+9 के लिए भी आपको x3 ही मिलेगा। अगर आप x3+9 का डिफरेंशिएशन करोगे वो भी आपको 3x² मिलेगा। आप x3+10 कर लो तो भी आपको x3+9 ही, x² ही मिलेगा। आप x3+ कुछ भी कर लो, k1 k2 कुछ भी कर लो, आपको यही मिलेगा। बट इंटीग्रेशन करने पे हमें एग्जैक्ट फंक्शन तो मिल नहीं रहा है। तो वो कैसे डिपेंड करेगा? उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन देनी पड़ेगी। वो बाउंड्री कंडीशन मतलब जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? ये सी निकाल सकते हो। सो बाउंड्री कंडीशन ही बेसिकली क्या होती है? अगर आपने अपने इंटीग्रल को एक बाउंड्री डिफाइन कर दी, एक लिमिट डिफाइन कर दी, उसी तरह के इंटीग्रेशन को आप क्या कहते हो? आप डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हो। क्लियर है? सो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? एक तरह से आपका रेसिप्रोकल है किसका, या उल्टा है, रिवर्स है किसका? आपका डिफरेंशिएशन का। क्लियर है? चलिए, सो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स फॉर्मुलेस देख लेते हैं जो आपको इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगी। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग की। तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर एन dx। इसका इंटीग्रल होता है, सभी को पता होगा, एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। दूसरा है इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। अब बताओ 1/x किसका डिफरेंशियल होता है? 1/x डिफरेंशियल होता है log x का। तो अब यहाँ पे इंटीग्रल किसका हो जाएगा? 1/x dx किसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ थर्ड पे चलते हैं हम। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x dx। e रेज टू पावर x का डिफरेंशियल भी e रेज टू पावर x ही होता है, इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर x प्लस सी। नेक्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ a रेज टू पावर x dx। अब a रेज टू पावर x का अगर आपको याद करो डिफरेंशियल क्या होता है? वो होता है a रेज टू पावर x log a। तो वहां से अगर आप उसका उल्टा करोगे तो a रेज टू पावर x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा a रेज टू पावर x बाई log a प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रल, आप किसी ने आपसे पूछा साइन x का इंटीग्रल क्या होगा? साइन x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? अब वहां पे साइन x का इंटीग्रल क्या होता है? डिफरेंशियल क्या होता है? साइन x का सॉरी, साइन x किसका डिफरेंशियल है? वो cos x का है। बट cos x का डिफरेंशियल होता क्या है? माइनस साइन x होता है। इसीलिए साइन x का यहाँ पे इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा? अब वहां पे cos x किसका इंटीग्रल डिफरेंशियल होता है? साइन x का होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन x प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वन चलते हैं। अभी मैं पहले डायरेक्ट डायरेक्ट जो फॉर्मूले होते हैं पहले उन्हें बता रहा हूँ जो आपने डिफरेंशियल में पहले पढ़े हुए हैं। जैसे सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल था? tan x का था। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan x प्लस सी हो जाएगा। सिमिलर नेक्स्ट वन चले, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर एक्स। cosec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल होता था? वो होता था cot x का, बट माइनस के साथ, इसलिए यहाँ पे माइनस cot x आ जाएगा। माइनस cot x प्लस सी। नेक्स्ट वन अगर हम चले यहाँ पे, इंटीग्रल ओवर sec x tan x। sec x tan x किसका इंटीग्रल होता था? तो वो डिफरेंशियल होता था, sec x tan x आपका डिफरेंशियल होता था sec x का। तो यहाँ पे sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sec x हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप याद करो डिफरेंशियल ऑफ cosec x क्या होता था? वो होता था माइनस cosec x cot x। तो यहाँ पे cosec x cot x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी चीजें अभी अभी मैं बताऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे,
अब ये आपको सॉल्व करना होगा, उन्हें हम सॉल्व आउट कराते हुए टाइप को भी बताता जाऊंगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज हैं जिसकी मदद से आप इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करोगे। क्लियर है? फिर इसके बाद बहुत सारे इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी सारा कुछ और भी चीजें आपने पढ़ी थी जो बेसिक्स में थी। जैसे आपने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/√1 - x²। तो यहाँ पे इसी तरह इंटीग्रल क्या हो जाएगा, √1 - x² dx का। सो इंटीग्रल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, अगर आपको याद हो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता था, माइनस होता था। यहाँ पे आप उसको उल्टा भी कर सकते हो। सिमिलर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वहां पे क्या होता था, tan इनवर्स एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होता था 1/1 + x²। तो यहाँ पे 1 + 1/x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। ठीक है। अच्छा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का वहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होता था, साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का किसी ने आपसे इंटीग्रेशन पूछा, नेक्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो वो आपका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। अभी प्लस सी लगा दो आप। नेक्स्ट वन सिमिलर इसका उल्टा भी होता था, कॉस हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स, उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट, जहां पे हमने क्या किया था, बेसिकली क्या किया था, हमने चेंजेस किए थे। क्या किया, जो डिफरेंशिएशन था उसका इंटीग्रेशन लिख दिया। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, तो यहाँ पे cos x का डिफरेंशियल क्या हो गया, sin x हो गया। सिमिलरली cos x का वहां पे क्या होता था आपका माइनस साइन एक्स, तो सिमिलरली इस तरीके से हमने क्या करते गए, चेंज कर देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इस तरह से आप तुरंत आप चाहो तो इंटीग्रल निकाल सकते। अब इंटीग्रल निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। उस पर जाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो मैंने अभी इंडेफिनेट स्टार्ट किया है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखिए, फिजिकल मीनिंग बेसिकली क्या है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना। तो अगर आप क्या कर रखे हो, बहुत सारे पार्ट को तोड़े हुए हो, तो उन्हें जोड़ने का ही मतलब क्या होता है आपका, उसी को आप क्या कहते हो, फिजिकल मीनिंग ऑफ, आप कहते हो फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। वहीं अगर आप बात करो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, वो क्या होगा। तो अगर आप याद करो, अगर आप याद करो कि जो डेरिवेटिव होता था वो बेसिकली उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, तो इट वाज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉप टू अ कर्व इज नथिंग, डिनोट्स द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर आपको सपोज करो कोई आपको किसी ने आपसे पूछ दिया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, और डेफिनेट इंटीग्रल तो उसके बाद हम बात करेंगे, तो वहां पे बात करेंगे। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। तो आपका कर्व मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ इस किनारे पे। सपोज करते हैं आपके पास कोई कर्व है, जैसे कि अभी आपने देखा भी था, जो मैंने अभी आपको करके वहां पे एक इक्वेशन के थ्रू दिखाई थी पहले पेज पे। तो आपने क्या देखा था, आपने क्या देखा था, एक चीज अगर आप ध्यान से सोचो, कि अगर आप याद देखो x³ + 9 का भी, आपने x³ + 9 का डिफरेंशिएशन किया, आपको 3x² मिला, आपने इंटीग्रेशन किया, x³ + c बन गया। अगर आप इसी तरह सपोज करो x³ + 1 k1, x³ + k2, x³ + k3 एंड सो ऑन, x³ + kn आपके पास होता, तो आप इन सभी का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो सबकी वैल्यू आपको 3x² मिलेगी। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या शो करता है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या शो करता है, इट शोज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट c which will correspond to different family of curves which can be obtained by shifting one of the curves parallel to itself। कहने का मतलब क्या है समझते हैं। चलिए अब सपोज करते हैं मैंने कोई कर्व मान लिया, वाइज मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं आपका, सपोज करते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझाने के लिए जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला उसका मतलब क्या है समझिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है किसकी, इनडेफिनेट इंटीग्रल की, इनडेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, तो मुझे इनडेफिनेट इंटीग्रल की मीनिंग निकालनी। तो मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू, सपोज करो आपको मान लेता हूँ एक पैराबोला मान लेता हूँ, सपोज करो y इज इक्वल टू x²। अब फिर y इज इक्वल टू, अब मान लो x², सॉरी y² नो, y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x² -1, y इज इक्वल टू x² -2, सिमिलर y इज इक्वल टू x² + 1
एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करने जाऊँ तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका कैसे प्लॉट होगा, ऐसे से प्लॉट हो जाएगा, सॉरी ओरिजिन से जाएगा वो। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका चलिए, ऐसे प्लॉट हो जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका 1,0 से क्रॉस हो जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो आपका ऐसे क्रॉस हो जाएगा, सॉरी पीक जो आपको घुमाना है वो 2 से घूमना चाहिए करीब। सो चलिए ठीक है, ये भी आपका इस तरह से बन गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे से चला जाएगा, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका नीचे से चला। चलिए सो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फैमिली ऑफ कर्व प्लॉट किया, राइट। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक फैमिली ऑफ कर्व प्लॉट किया। अब अगर आप ध्यान से समझो, तो इन सभी का अगर आप डिफरेंशियल करने वाले हो तो dy बाई dx आपको क्या मिलेगा, सभी का कॉमन अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो इन सभी का, तो आपको y इक्वल टू क्या dy बाई dx क्या मिलता है, आपको 2x मिलता है। चलिए देखिएगा जरा, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने जाऊं, इंटीग्रेशन अगर मैं करूं dy इज इक्वल टू 2x dx, अगर मैं इसका इंटीग्रल करूं तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा। अब देखो अगर आप c की वैल्यू चेंज करते जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस मिलती जाएंगी। अगर आप c इक्वल टू 0 रखते हो तो आपको पहला वाला ये वाला पैराबोला मिल जाएगा जो ओरिजिन से पास कर रहा है। सी की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको ये वाला पैराबोला मिल जाएगा, सी इक्वल 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, -1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, -2 रखोगे तो ये मिल जाएगा। सो बेसिकली हर वैल्यू ऑफ सी के लिए आपको क्या मिल रहा है, हर वैल्यू ऑफ सी के लिए क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है क्या, जरा मैं देखूं। अगर सपोज कर तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ फिर से क्लीन करने के लिए, मान लेता हूँ ये आपका एक लाइन हो गया, ये भी आपका एक लाइन हो गया, मान लेता हूँ इस पॉइंट पे आपको कट करेगा, ये टेंजेंट में प्लॉट कर रहा हूँ सबके ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक टेंजेंट में प्लॉट कर रहा हूँ और एक टेंजेंट यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। सॉरी ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, एक टेंजेंट मैंने आपका यहाँ से भी प्लॉट किया, राइट। सो अब मान लेता हूँ ये पॉइंट आपका डिफरेंट पॉइंट्स में एज्यूम करता हूँ, ये आपका पॉइंट P3 है या P5 मान लो, P4 मान लो, P53 मान लो, P2 मान लो, P1 मान लो। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूं, जरा देखो एक लाइन से अगर मैं सीधे जोड़ता हूँ रेड लाइन से, तो इन सबको आप चाहो तो इस तरह से जोड़ सकते हो। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा तिरछी हो गई, लाइन एकदम सीधी बन के आएगी, थोड़ा सा वो कर्व जो है लास्ट वाला तिरछा जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आप देखो कि जो मैंने लाइन ड्रॉ करी एक्स इक्वल टू ए, वो क्या है, वो अब एक्स इक्वल टू समथिंग है, एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू समथिंग, एक्स इक्वल टू मान लेता हूँ मैं ए मान लिया जैसे यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए जो लाइन है वो क्या कर रही है, हर एक पैराबोला को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स इक्वल टू ए जो पॉइंट है वो हर एक को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आप क्या करो, ये जो पॉइंट जहां पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जैसे P5 पे कट कर रहा है, P4 पे कट कर रहा है, P3 पे कट कर रहा है, P2 पे कर रहा है, P1 पे कट कर रहा है। अब एक काम करो, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे इरेजर से इसको रब कर दो इस लाइन को, ताकि आपको ये चीज ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये आप लाइन आपने ऐसे उठाई, राइट, और अगर मैं अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा भी यहाँ पे मैंने रफ हाथ से ड्रॉ किया है तो ये एकदम एग्जैक्ट पैरेलल नहीं आ रहा है, बट अगर आप ये देखोगे तो P5 P4 P3 P2 P1 क्या पाओगे आप, ये सारे के सारे लाइंस क्या होंगे आपके, पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, तो वो बेसिकली क्या दिखाता है, एक फैमिली ऑफ कर्व दिखाता है जिस पे ड्रॉ किए गए इंटरसेप्ट पे जो टेंजेंट आप लाइन ड्रॉ करोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, मैं लिख सकता हूँ this implies this implies indefinite integral geometrically represents the family of curves the family of curves the family of curves which can be obtained which can be obtained which can be obtained
by shifting one of the curve parallel to itself, ठीक है, पैरेलल टू itself। तो इस तरीके से ये सारे कर्व्स क्या आपके पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसी वजह से आप क्या कह सकते हो, ये आपका क्या हो गया, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। वहीं अगर सपोज करूं मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, तो जरा देखो डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा। मान लेता हूँ ये मेरा आपके पास एक्स वाई प्लेन है, और इस बार मेरा ये कोई कर्व है ऐसे करके, सॉरी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मान लेता हूँ मेरा ऐसे करके कोई कर्व ऐसे करके बना हुआ है, या आप सिंपल सा कर्व ले लो, चलो आपने एक सिंपल सा एक कर्व ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लिमिट डिफाइन कर दी, जैसे कि मैंने पहले बोला एक लिमिट डिफाइन कर दी। अब मैंने क्या किया, एक लिमिट यहाँ पर डिफाइन कर दी और एक लिमिट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी, राइट, ठीक है, ये लिमिट मैंने इसको आपको डिफाइन करके दे दिया, ठीक। सो देखिए, अगर अब आप जब इंटीग्रेशन करने जाओगे तो बेसिकली आप इंटीग्रेशन करो तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको तो यही ये चीज निकल के आएगी, राइट। आप क्या निकाल के लाओगे, यही तो निकाल के लाओगे, आपको बेसिकली ये मिलेगा। तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली क्या है, इस कर्व के द्वारा दो बाउंडेड रीजन के बीच की एरिया। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या दिखाएगा, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए एंड ये एक्स इक्वल टू बी था, एंड ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। तो बेसिकली आपको अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करो, डेफिनेट इंटीग्रल क्या दिखाता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन द टू बाउंडेड रीजन्स या टू बाउंडेड पॉइंट्स। सो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल क्या दिखाता है, इट shows the area bounded by the curve, bounded by the curve in the limits x equal to a and x equal to, so basically अगर आप बात करो integral of a to b fx dx, it is nothing but it is equal to area of the bounded region। so अगर आपको किसी भी रीजन का अनशेप्ड, अब इसका एरिया निकालना बहुत मुश्किल है ना, तो आपने क्या किया, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो किसी भी कर्व की एरिया निकालने, कैसे निकालेंगे वो हम अपकमिंग क्लासेज में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं और आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ इंटीग्रेशन, उसके ऊपर डील करते हैं, ठीक। अब जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है, अभी हमने यहाँ पे देख लिया था इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मुले हमने देखे, बट इन बेसिक फॉर्मुले की मदद से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, बट हमें कुछ और ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए जिसकी मदद से आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बेसिकली हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं आपका मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए, जैसे कि आपने वहां पे देखा था वैसे यहाँ पे भी है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पहला। चलिए देखिए, जैसे सपोज करते हैं, जैसे सपोज करते हैं अगर आपके पास, अगर आपके पास किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन में सपोज करो आपको मिल गया साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स, अभी आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। तो कैसे इंटीग्रेशन, जैसे वहां पे चेन रूल फॉलो करते हैं तो वैसे सेम यहाँ पे भी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका, तो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। बट सिंस बट सिंस ये एक्स नहीं था, एक्स का एक फंक्शन था, तो आपको उसका डिफरेंशियल नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाई ए, एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस सी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इंटीग्रेशन इसका निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी किसी ने आपसे फॉर एग्जाम्पल किसी आपसे पूछ दिया
आप निकाल के दिखाओ इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या कहा, पहले आप ई रेज टू पावर ए एक्स का इंटीग्रल लिखो, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स, फिर डिवाइड आपको क्या करना है ए एक्स के डिफरेंशियल से, तो ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा ए प्लस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी डिफरेंट इंटीग्रल निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप कैसे करोगे, चलो देखते हैं। मैं सीधे इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए समझना भी। जैसे सपोज करते हैं आपको इंटीग्रेशन निकालना है इंटीग्रल ऑफ tan x dx। अब मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। अब मेरे पास क्या है, कोई भी शॉर्टकट तो है नहीं, कोई भी इसका फॉर्मूला तो मुझे पता नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब कैसे एज्यूम करेंगे देखते हैं। तो इट इज इक्वल टू, आप tan x dx को क्या लिख सकते हो, sin x बाई cos x dx लिख सकते हो। अब सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करो। सो लेट आप cos x को t मान लो, आपने cos x को t मान, जैसे आपने cos x को t माना, आपसे क्या हो गया, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स, सो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। चलिए सो यहाँ से आपको डी, अब देखिए यहाँ से आपको, यहाँ पे साइन एक्स dx पहले से था, साइन एक्स dx की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस dt। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, साइन एक्स dx की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ dt, और cos x को आपको क्या मान रहा, t माना था, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी, एंड 1/t का इंटीग्रल क्या होता है माइनस लॉग टी प्लस टी। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है लॉग टी प्लस टी। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ, इसीलिए मैंने वहां पे उसका फॉर्मूला नहीं लिखा था, इंटीग्रल ऑफ tan x क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट, अब t की वैल्यू आपने कितनी मानी थी cos x, log cos x प्लस c। आप चाहो तो इसको और भी किसी तरह से लिख सकते हो। देखिए अब ये कुछ नहीं है, यहाँ पर -1 मान सकते हो, तो -1, अब देखो आपको याद होगा n log m वो क्या होता है, log m रेज टू पावर n। अब इसको लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, अगर मैं -1 ऊपर ले जाऊंगा तो -1 cos x की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/cos x, 1/cos x इज sec, इसको लिख सकता हूँ log ऑफ sec x प्लस c। इस तरीके से आप tan x का इंटीग्रल निकाल सकते हो, इस तरह से आप tan x का इंटीग्रल निकाल सकते हो। क्लियर है। इसी तरह एक और देख सकते हैं, चलिए सॉरी दूसरा, किसी ने आपसे कहा इंटीग्रल ऑफ cot x dx निकाल लो, तो सीधी सी बात है, अब कैसे करोगे, आप सीधे क्या करोगे, यहाँ पे cos x बाई sin x रखोगे, sin x की वैल्यू t रखोगे, आप सॉल्व आउट कर लोगे। मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ cot x क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cot x dx आपका हो जाएगा log में मॉड ऑफ sin x प्लस c। चलिए तीसरा देखते हैं इसी तरह, अगर सपोज करते हैं इंटीग्रल आपको sec x का निकालना है, चलिए इसको कैसे निकालेंगे एक बार देख लेंगे। तो हमारा काम है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec x dx निकालना। अब कैसे निकालें, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। देखिए जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, आपको ध्यान क्या रखना, सब्स्टिट्यूशन के पीछे हमेशा रूल क्या होता है कि आपको कोई एक ऐसा एजम्पशन करना पड़ेगा जिससे आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, कोई भी एक चीज जो भी जिसको भी एज्यूम कर रहे हो, सेकंड पार्ट आपका जो बन जाए वो डिफरेंशियल के फॉर्म में बन जाए, जिसको आप रिमूव ऑफ कर सको। सो जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने से क्या फायदा होगा आपको, तो जगह देखिए ऊपर हो गया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। तो अगर आप देखो जो डिनोमिनेटर है इसको अगर आप टी पुट अप करते हो, तो sec x प्लस tan x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, sec x का डिफरेंस sec x प्लस tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर x, वही न्यूमरेटर आता है, तो आप कर लो लेट sec x प्लस tan x बराबर t। दिस इंप्लाइज, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, sec x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx
इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए यही तो आपका न्यूमरेटर है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपका आई क्या बन गया, आई इज इक्वल टू ऊपर हो गया 1, नीचे आ गया आपका टी डी टी। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी क्या होता है, लॉग टी प्लस सी। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस। अच्छा, नेक्स्ट वन। सेम इसी तरह किसी ने आपसे कहा इंटीग्रल ऑफ आप कॉसेक एक्स निकाल दो। तो कॉसेक एक्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक ऐसा मल्टीपल बनाना पड़ेगा ऊपर नीचे जो आपको क्या दे, आपको वैल्यू दे दे डिफरेंशियल की। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। चलिए इसको भी सॉल्व करा देता हूँ। और आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। तो मुझे इंटीग्रल ऑफ cosec x चाहिए, राइट। तो मैं cosec x cot x dx के लिए क्या करूंगा, तो क्या करता हूं मैं, देखिए ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा, cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं ताकि इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े। जैसे ही आपने ये किया जरा देखिए ऊपर क्या बन गया, cosec स्क्वायर x माइनस cot x माइनस आपका cosec x cot x, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cot x। तो इसको आप लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x डिवाइड बाई cosec x माइनस cot x dx। तो लेट cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। सो और अब आप डिफरेंशिएशन करोगे, सो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, राइट। और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस cot स्क्वायर x, सॉरी माइनस cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। सो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। देखो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, और ये हो गया cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x dx इज इक्वल टू dt, ये मिल रही है। अब यहाँ पे देखो जरा वही बना हुआ है ऊपर देखो ऑलरेडी। सो यहाँ से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू पुट अप कर दो तो ऊपर तो हो गया 1 डी टी डिवाइडेड बाई टी, एंड 1 बाई टी इंटीग्रल क्या होता है, log t, log t प्लस c। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू नथिंग बट log में मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस। तो इस तरीके से आप चाहो तो इंटीग्रेशन आप सब्सटीट्यूशन की मदद से निकाल सकते हो। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन कर रहे हो तो आपको सब्सटीट्यूशन वैसी वैल्यू को करना है जिससे आपका क्या हो, आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाए और सब्सटीट्यूशन करने का आपका वो डिफरेंशियल वर्ड बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप, मैंने आपको यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं उनका आपको क्या करा दिया, मैंने आपका बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन और सब्सटीट्यूशन से मैंने आपको वैल्यू करवा दी। क्लियर है, चलिए और भी देखते हैं। इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं, उसके लिए आपको कुछ सब्सटीट्यूशन पता होने चाहिए ऑलरेडी, उनको मैं लिखवा देता हूँ। और उसके बाद उसकी मदद से जो भी आपके इंटीग्रल के इक्वेशंस आते हैं उन्हें बता देता हूँ। सो देखेंगे। सो अगर कहीं पे भी आपको दिखाई देता है, जैसे सपोज करते हैं आपको दिखाई देता है ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। अगर कहीं पे भी आपको दिखाई देता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या पुट अप करना है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अगर आपको कहीं पे दिखाई देता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू आपको रखना है ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा।
अगर आपको कहीं भी दिखाई देता है रूट ओवर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स और रूट ओवर a प्लस एक्स माइनस डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ऐसे केस में आपको रखना है x इज इक्वल टू a कॉस टू थीटा। वही सपोज करते हैं अगर आपको दिया हुआ इंटीग्रल ओवर सॉरी अंडर रूट ओवर x माइनस अल्फा डिवाइड बाई बीटा माइनस एक्स और आपको दे देता है अंडर रूट ओवर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इन सभी केसेस में आपको एक्स की वैल्यू पुटअप करनी होगी। एक्स इज इक्वल टू रखना है अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुटअप करोगे तो आपको बहुत इजीली आपको आंसर्स मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे अभी देखते हैं। वन, ये आपका सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। सो इसकी मदद से आपको क्या मिलेंगे, कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। पहले मैं उन फॉर्मूले को लिख देता हूं, फिर उसको हम डिराइव करके एक दो को हम देख लेंगे कैसे वो आंसर्स आते हैं। चलिए, सो आई थिंक अभी फॉर्मूला जो चल रहा था फोर्थ था, राइट, हाँ फोर्थ था। चलिए, फॉर्मूला नंबर फिफ्थ है जो आपका। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, नहीं भी पता होंगे तो अभी आप, मैं जो मेथड बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप डिराइव वहां पे तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो। द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट वन होता है इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स, इट इज इक्वल टू 1/2a 1/2a लॉग में मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस c। सेवेंथ नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1/2a लॉग में मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन है जो कोई इक्वेशन मिलती है इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ओवर a माइ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। नेक्स्ट वन देखें अगर आप, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, वैल्यू मिलेगी लॉग ऑफ मॉडुलस में x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है टेंथ वन, आपको मिलेगा अगर सपोज कर कहीं मिलता है इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी लॉग में मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे आपके 6 आइडेंटिटीज लिखी हैं, जो भी 6 फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको याद भी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप चाहो तो उस तरह से भी निकाल सकते हो जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन के जो मैंने मेथड बताए। कैसे आप सॉल्व करोगे चलो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, आपको सॉल्व करना है इंटीग्रल ऑफ 1/, वो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मुझे इसे सॉल्व करना है, आंसर निकाल के देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन है, अगर ऐसे ही मुझे दिखाई देगा मैं करूंगा लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। जैसे आपने x इज इक्वल टू a tan थीटा देखा, आपको ध्यान रखना होगा अगर आप पैरामीटर चेंज करो तो आपको dx पैरामीटर भी चेंज करना, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो यहाँ से और आपका i क्या बन जाएगा, अब i बन जाएगा 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू है आपकी ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा, राइट, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, अब अगर आप देखो नीचे से आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपको क्या बचेगा 1/e कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा, राइट। सो अगर आप tan थीटा को t पुटअप कर दो यहाँ पे, अगर आप tan थीटा को आप t पुटअप करते हो या फिर tan थीटा को ना भी पुटअप करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर आप देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू 1 सॉरी मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रल ऑफ, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा था, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है।
डी थीटा। सो व्हाट इज 1/a? अब यहाँ पे आया क्या 1, सो 1 का मतलब अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा मिल जाएगा। अब थीटा क्या है यहाँ पे जरा देखो तो आप, थीटा क्या होगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज यहाँ थीटा क्या है आपका एक्स बाई ए इंटू टेन इनवर्स। सो टेन इनवर्स एक्स बाई ए इंटू नॉट। सो अगर आप यहाँ से निकालो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। उठा के आप वहां पीछे रख दो, तो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सो इस तरीके से आप चाहो तो आप उन सब्स्टिट्यूशंस का जो मैंने फॉर्मूले बताया आपको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, उनकी मदद से ये सारी इक्वेशंस को आप चाहो तो तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है चीज। चलिए, चाहो तो आप एक और क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th 10th देख लेते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 10th, सॉरी आई थिंक एक पेज आपको गड़बड़ ऐड हो गया है पीछे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। सो नेक्स्ट वन है आपका, आपको निकालना है इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। आपको इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व कराएं या लास्ट वाला क्या था आपका, यही था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। है तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स बाई ए मिल जाएगा। सो मैं थोड़ा सा टिपिकल वाला करा देता हूँ। सो आप यहाँ पे रख लो रेडी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब जैसे आपने इसको देखा आप क्या करोगे, आप इसको देखते जैसे आप क्या करोगे, लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा मान लो, सॉरी ए सेक थीटा मान लो। मैंने वहां पीछे लिखवाया भी है, चलो चेक कर सकते हो, वहां पे देखो पीछे जो, देखो ए सेक थीटा है आपका, तो एक सेक थीटा मान लो आप यहाँ पे, ए सेक थीटा हो गया। सो डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो पुट अप करो, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ ऊपर हो गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और नीचे आ गया आपका डिवाइड में रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर नीचे से कॉमन है तो पूरा बाहर आएगा, ए बन जाएगा, अंडर रूट में बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ए से ये कैंसिल्ड आउट। अब जरा देखो आपका क्या बचा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, इट इज टेन थीटा। सो टेन थीटा तो टेन थीटा भी कैंसिल्ड आउट। तो यहाँ से आपको मिल रहा है इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब आपको याद हो मैंने इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा क्या लिखवाया था, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा मैंने लिखवाया था लॉग में सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और प्लस सी। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज पुट अप करनी पड़ेगी यहाँ से। जरा देखो यहाँ से सेक थीटा आपको क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। अगर सेक थीटा एक्स बाई ए है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। सो इट इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आप अब आपको ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, उठा के इस नीचे वाले इक्वेशन में डाल देनी है। दिस इंप्लाइज, नेक्स्ट पे चलता हूँ, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू लॉग में मॉड ऑफ, अब जरा देखो सेक थीटा आपका क्या हो गया एक्स बाई ए, प्लस टेन थीटा क्या हो गया आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी। सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट लॉग में एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए आपका ए आएगा यहाँ पे, राइट। अभी आपको ए आपने लिखा, लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, और लॉग ए होगा क्या, कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो मैं उसको वापस अपना सी में ही लिख दिया आपने C1। इस तरीके से आप चाहो तो फटाफट आप चाहो तो इस तरीके से आप यूजिंग सब्स्टिट्यूशन किसी भी टिपिकल इंटीग्रेशन का आप इंटीग्रल सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्लियर है, एक दो चाहो तो आप इसके ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो, जो क्वेश्चन डाल सकते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने आपसे इंटीग्रल पूछा, इंटीग्रल ऑफ 1 में 4 + 9x² dx, इसका इंटीग्रल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हर जगह 1 होना चाहिए, तो आप क्या करो 9 कॉमन ले लो। सो 1/9 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बेसिकली बन रहा है देखो तो,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है. व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? इट इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x by a. सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट 1/a इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया प्लस 4/9 को मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ. तो यहाँ से आपका a इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है कंपेरिजन करने से. तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? 1/9 इंटू 1/a 1/a 2/3 tan इनवर्स x by a, so x by 2/3 plus c. So answer is something what it is coming out to be, ये ऊपर चला जाएगा 1/9 into 3/2 into tan इनवर्स 3x/2 plus c. So it is coming out to be, अभी मैंने गेट के प्रॉब्लम से इसके बाद कराऊंगा मैं कुछ देर बाद या नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा बेसिकली. तो पहले अभी मैं सिर्फ बेसिक्स करा रहा हूँ जिससे आपको समझ आ सके कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो क्लियर है? तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्टली क्या चाहो तो आप वैल्यूज को निकाल सकते हो. क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे और अब आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल को देखेंगे. तो सबसे पहला जो टाइप आपने था वो आपने पढ़ा अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. आपने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. अब आप देखोगे नेक्स्ट टाइप जो है इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे. तो अभी आपने देखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख लिया. नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं उस चीज को समझते हैं. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. चलो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टाइप है आपका, आई थिंक थर्ड टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. वो क्या करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालना है. चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, जैसे कि वहां पे था आपके पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अगर आपका दो फंक्शन होता है आप उसको डिफरेंशिएट करते थे. सिमिलरली अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में है तो उनका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? तो इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स. तो कैसे करना है आपको देखिए. आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. तो ये आपका होगा पूरे का इंटीग्रल. तो ये तरीका होगा इंटीग्रल ऑफ निकालने का. अब यहाँ पे देखिए, वहां पे तो आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान लेते थे. अगर आपको याद हो जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो किसी को भी अपने हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड मान लेते थे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. आपको एक प्रायोरिटी वैल्यू बताई जाएगी जिसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा. आपको किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है उसके बेसिस पे आप फर्स्ट सेकंड मानोगे. देखो उस चीज को क्या कहते हैं हम? आइलेट रूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइलेट रूल. अब आइलेट रूल क्या कहता है ये आपको बताएगा कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है. अब आई स्टैंड्स फॉर यहाँ पे होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एल स्टैंड्स फॉर यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस. ए स्टैंड्स फॉर यहाँ पे आपका एल्जेब्रिक फंक्शंस. टी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एंड ई स्टैंड्स फॉर यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. कहने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो किसी ने आपसे कहा है इंटीग्रल निकालना है आपको ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स. इसका आपको इंटीग्रल मान लो निकालना है. तो अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये फॉर्मूला तो लगाना है. आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानोगे आप? तो यहाँ पे बेसिकली देखो अब आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. तो प्रायोरिटी में यहाँ पे आपके पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल आपका पहले आता है, एक्सपोनेंशियल का आप फर्स्ट मानोगे, ई रेज टू पावर ए एक्स को आप सेकंड मानोगे. तो इस तरीके से आप आइलेट मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हो? किसी को फर्स्ट किसको सेकंड मानना है आप सॉल्व आउट करके इस तरह से निकाल सकते हो. चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इस चीजों को करोगे. चलो देखते हैं. तो मैं ये रिजल्ट लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए. नेक्स्ट पेज चलता हूँ. फॉर एग्जाम्पल पहला सपोज करते हैं आपसे किसी ने इंटीग्रेशन बोला, इंटीग्रल आपको निकालना है. आपको इंटीग्रल निकालना है लॉग एक्स का. इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स डी एक्स निकालना है. अब जब आपको कुछ नहीं दिया ना दूसरा, लॉग एक्स का आपके पास कोई तरीका नहीं निकालने का, ना सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो ना किसी तरीके से कर सकते हो. तो आप कैसे करोगे जरा देखो. आप क्या करो, इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वन डी एक्स. लॉग एक्स इंटू वन डी एक्स कर सकते हो. जैसे आपने लॉग एक्स इंटू वन किया, अब आप क्या हो जाएगा? वन क्या हो जाएगा आपका? एक तरह से एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो. फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट
into integral of second minus differentiation of first into इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और टोटल का इंटीग्रल जो आपका ये आपका टोटल का इंटीग्रल dx रहेगा। चलिए सॉल्व कर दीजिए। सो आ गया log x 1 का इंटीग्रल आपका हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ x 1 क्या हो जाएगा x सो dx सो x x कैंसिल आउट। सो वैल्यू आपको देखो क्या मिल रही है x log x माइनस ये हो जाएगा x प्लस c। तो यहाँ पे भी आपको c एक मिलेगा, इसको आप c1 मान लो। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई। तो यहाँ देखो आपको फॉर्मूला मिल गया, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ log x dx is equal to x in the bracket common log x minus 1 plus c। सो ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, किस तरीके से आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखने की जरूरत है, आप चाहो तो डायरेक्टली एग्जाम में विद इन सेकंड्स आपको अगर स्टेप पता है, मेथड पता है तो आप निकाल सकते हो। तो ये तरीका है आपका इंटीग्रल ऑफ log x निकालने। इसी तरह चाहो तो आपकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका भी आप क्या कर सकते हो, आप इंटीग्रल निकाल सकते हो। अब उनका इंटीग्रल कैसे निकालोगे, चलो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक करके दिखा देता हूँ। दूसरा है इंटीग्रल ऑफ, किसी ने आपसे कहा साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का मुझे क्या चाहिए, मुझे इंटीग्रल चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अब क्या करना होगा, सोल्यूशन i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कुछ नहीं दिया था, आपको क्या करना है 1 मान लेना है। 1 मानते ही जैसे क्या हो गया, अब इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो। तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। चलिए तो ये हो गया साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1 बाई रूट ओवर। 1 बाई रूट ओवर क्या होता है आपका 1 बाई रूट ओवर साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया आपका x dx। क्लियर है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट सो अब इसको आपने और सॉल्व किया, ये हो गया x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t पुट अप कर दो तो ऊपर वाला x चला जाएगा। तो मैं करता हूं लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहां से जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो आपको x dx चाहिए तो x dx क्या हो जाएगा माइनस dt बाई 2। आप पुट अप कर दो पीछे, हो जाएगा दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ ऊपर हो गया माइनस dt नीचे हो गया 2 और ये देखिए क्या बचिए आपका रूट टी। अभी आप रूट टी का इंटीग्रल आप निकाल सकते हो। हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस 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 प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ dt बाई रूट टी that is t raised to power minus 1 by 2. So it is nothing but x sin inverse x plus 1 by 2 into t की reverse to power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1. So it is equal to x sin inverse x minus 1 by 2 plus 1 क्या हो जाएगा minus 1 by 2 हो जाएगा, सॉरी minus 1 by 2 plus 1 आपका कितना आ जाएगा 1 by 2 आ जाएगा। सो प्लस आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 by 2 राइट, और ये ऊपर से 2 ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर 2 बन के जाएगा और यहाँ आपको बचेगा रूट ऑफ टी और प्लस टी। सो यहाँ से आपको इंटीग्रल मिल गया। दिस इम्प्लाइज टी की वैल्यू आपको पता ही पहले से, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो इस तरीके से आप चाहो तो अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी आप यूजिंग बाई पार्ट्स आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स एक्स
आप जिसका भी चाहो आप उसका इंटीग्रल वहां पे फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे मैं आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको दे देता हूँ। सो इस साइन इनवर्स एक्स ये हो गया। दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा है इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स एक्स डीएक्स आप निकाल सकते हो इसी तरह। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स डीएक्स भी आप निकाल सकते हो इसी तरह। आप इंटीग्रल ऑफ सेक इनवर्स एक्स डीएक्स भी निकाल सकते हो इसी तरह, राइट। तो अगर आप चाहो तो आप फटाफट इसको निकाल सकते हो सेम इसी तरह से मेथड जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, मैं यहाँ डायरेक्टली आपको इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप सेम जिस तरह से मैंने साइन इनवर्स एक्स का निकाला आप निकाल सकते हो। तो कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रल क्या होता है इसी तरह, वो होता है एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग में मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिमिलरली एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस लॉग में मॉड के अंदर एक्स प्लस और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सिमिलरली आप निकाल सकते हो एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग में मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर दोनों में -1 है, नॉट +1 है, यहाँ पे होता है शायद। हाँ एक मिनट, यहाँ पे भी आपका -1 होता है, राइट, और यहाँ पे भी आपका -1 ही होता है, इसको भी सही कर दो आप, रिजल्ट ले लो, और ये -1 ही होता है। क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहा है? सो दिस इज एक्स स्क्वायर -1, राइट। एक और आपका रह गया, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स का, उसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं यहाँ पे। सेवेंथ वन इज इंटीग्रल ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। इसकी वैल्यू होती है आपकी एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ये तरीका है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल निकालने का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। सिमिलरली इसके ऊपर ही गेट में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद होगा, सॉल्यूशन नहीं याद होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आता, आप चाहो तो उस तरह से डिराइव भी कर सकते हो, बट मैं उसको डायरेक्टली एक बार सॉल्व भी करके एक बार दिखा दूंगा, एक बार आपको डायरेक्टली वैल्यूज भी दिखा देता हूँ। सो वैल्यू क्या है चलो देखिए, फॉर्मूला नंबर 8 इस टॉपिक में फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये बहुत बार गेट में इसको डायरेक्टली ये पूछा हुआ, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन होता है आपका इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल होता है ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर आपसे किसी ने पूछा इंटीग्रल ऑफ आपसे किसी ने पूछा आपको बताना है एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो अगर आपसे किसी ने इसका पूछा तो आप कैसे लिखो, देखो डायरेक्टली आप क्या करो, ई की पावर एक्स बाहर निकाल लो, जो टर्म दिया वो लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपको लिखना है। अब आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो आपको अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाना है। सिमिलरली किसी ने आपसे पूछा, मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, तो मैंने क्या बताया आपको ई रेज टू पावर एक्स लिखना है, फिर सबसे पहले जो टर्म लिखा है वो लिखना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2। अब अल्टरनेट पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, डायरेक्टली आप इस तरह से चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा एक और इस तरह देख सकते हो,
इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स dx किसी ने आपसे पूछा, तो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स कॉमन, आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 6x, 6x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा 6, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस। इस तरीके से आप शॉर्टकट की मदद से भी आप डायरेक्टली इस तरह से इंटीग्रेशन लिख सकते हो, अगर आपको शॉर्टकट्स पता है तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन, इसी तरह एक और सेट देख लेते हैं, नंबर 13। किसी ने आपसे पूछा इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू एक्स। देखिए अब इसका कैसे करोगे आप, देखो ई रेज टू पावर ए एक्स तो कॉमन आ गया, अब देखिए अब उसमें क्या करते थे अगर आपको याद हो, एक्स फिर होता था तो आप क्या करते थे एक्स लिखते फिर आप उसका डिफरेंस लिख के -1 लिख के प्लस सी कर देते थे। बट अगर याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपका ए यहाँ पे जो एक्स है, जैसे ये ए एक्स है, ये एक फंक्शन है एक्स का, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब जो भी आपको ऊपर लिखा हुआ उसको बढ़ाते हो एक्स बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपसे किसी ने पूछा, मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछा ई रेज टू पावर ए एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल, तो क्या लिखोगे आप, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन, पहले एक्स स्क्वायर को लिखा, फिर आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x लिखा, 2x का डिफरेंशियल 2 लिखा, राइट। फिर आप क्या करो 2x अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो, अब पहली बार नीचे a, दूसरी बार फिर आपको ए स्क्वायर, फिर तीसरी बार आपका ए क्यूब। सिमिलरली एक और शॉर्टकट आप इस तरह दे सकते हो, जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ई रेज टू पावर ए एक्स एक्स क्यूब का अगर dx का लिखना है तो बता दो क्या हो जाएगा, अगर मुझे लिखना है तो चलो लिख देते हैं, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, फिर 6x डिफरेंशिएशन, फिर 6 बाहर आ गया प्लस सी, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब नीचे आपको क्या करना है, पहले ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4। आप चाहो तो इन्हें बाई आइलेट मेथड बाई पार्ट्स दोनों को लगा के आप सॉल्व आउट करके निकाल सकते हो। तो ये मैंने एक शॉर्टकट बताया जिसमें से मैंने एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यही वैल्यू आपकी आती है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो आपके पास इंटीग्रल गिवन था आई इज इक्वल टू, आपको सोल्यूशन निकालना था ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का मुझे इंटीग्रल निकालना था। तो मैंने क्या किया, एज पर आपका आइलेट रूल बाई पार्ट्स में, तो अब आपका एक ट्रिग्नोमेट्री पहले आता था, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। अब जैसे इसको आपने फर्स्ट सेकंड माना और आई इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx, राइट। तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए हो जाएगा माइनस, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स क्या होता है आपका, तो कॉस बी एक्स और बाई बी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए। अभी अगर आप देखो तो ये दोबारा एक और फंक्शन बन गया, आपको क्या मिलना चाह रहा है, देखो यहाँ से ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस 1 बाई ए बी कॉमन, अभी आपको क्या मिल रहा है ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स आपको मिल रहा है, राइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा फिर से आइलेट रूल लगाना। देखिए अब यहाँ पे 2 बार पार्ट्स आ गए, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली इसका वैल्यू भी बता दी है, तो आप याद करके भी जा सकते हो अगर आपको याद करने कर सकते हो तो, नहीं तो आप इस तरह से निकाल दोगे। अब आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो। चलिए दोबारा लगा दो, तो ई रेज टू पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स -1 बाई ए बी कॉमन, सो फर्स्ट इन इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx minus integral of d by dx of first, that is cos bx into integral of d by dx, sorry, integral of second is e raised to power ax dx। क्लियर है आपको, ठीक है। ये बाहर वाला बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने बंद किया, तो ये आ रहा है आपका यहाँ से e रेज टू पावर ax बाई a साइन bx माइनस 1 बाई ए बी। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका cos bx, अभी मैं वहां रखता हूँ, ये हो जाएगा e रेज टू पावर ax बाई a इंटू कॉस बी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब जरा अंदर देखिए क्या बन रहा है, cos bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ साइन bx, बट ये bx नहीं था तो b से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक जगह थोड़ा सा एक साथ गड़बड़ किया है, यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंशियल लिखना है ना, सो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा है तो ये बी, ये हो जाएगा आपका बी कॉस बी एक्स हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका बी कॉस बी एक्स होगा, तो ये बी बाई ए बाहर आएगा, राइट। सो ये बी बाई ए बाहर आएगा, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी बी बाई ए। यहाँ पे भी आपका बी बाई ए बाहर है, यहाँ पे भी आपका बी बाई ए कहाँ बाहर है। कॉस बी एक्स का डिफरेंशियल हो गया साइन बी एक्स, सिंस ये बी नहीं था आपने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ई रेस टू पावर ए एक्स का डिफरेंशियल होगा ई रेस टू पावर ए, राइट, डी एक्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो आपको मिल रहा है इट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पे आपका माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बाहर एक माइनस लगा हुआ था तो माइनस ही रह जाएगा, ये माइनस बी बाई ए इन द ब्रैकेट, मैं भी अंदर वाले को ऐसे लिख रहा हूँ, अंदर वाला ब्रैकेट में था बी साइन बी एक्स इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स, दैट इज इक्वल टू आई, और आई इज इक्वल टू वॉट यहाँ से आ रहा है ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर बी कॉमन, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अच्छा दादा आप इसी का तो इंटीग्रल निकाले थे, तो यही बेसिकली क्या है, यही तो आपका आई है, तो ये हो जाएगा यहाँ से ई रेस टू पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। अब आपको इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो और यहाँ से आपका आई कॉमन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स कॉमन, और कॉमन तो अंदर बच रहा है आपका साइन बी एक्स बाई ए माइनस कॉस बी एक्स सॉरी बी कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर। अगर आप एलसीएम कॉमन एलसीएम लोगे तो आपको देखो क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ से ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आपको मिल रहा है आई कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे प्लस सी हर जगह है, मैं प्लस सी छोड़ दे रहा हूँ बार बार, वो ध्यान रखिएगा आप, हर बार जगह प्लस सी है आपका, ठीक है। सो अगर आप देखो अब इसको, क्योंकि आपको आई निकालना तो आई निकालने के लिए आप उसको उधर भेज दो, तो जैसे आप उसको उधर भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा देखो, तो आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो था वो था साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर। तो ऊपर वाला जो ए स्क्वायर है आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपको क्या मिल जाता है, वो मिल गया ई रेस टू पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट, ये हो गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। सो ये देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको अराउंड 1 मिनट तो लगेंगे ही कम से कम इसको सॉल्व आउट करने में। सो ये देखिए ये आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख के आपको दिया था। तो इस तरीके से अगर आपके पास फॉर्मूले पता है, नहीं पता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। तो ये तरीका था आपको सॉल्व करने का। सिमिलरली जो नीचे मैंने शॉर्टकट फॉर्मूले बताए पीछे, उनको भी आप उसी तरह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये तरीका है आपका ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स साइन बी एक्स का डिफरेंशियल निकालने का। क्लियर है कि किस तरीके से अगर हमको बाई पार्ट्स अगर आपको सॉल्व करना होगा तो बाई पार्ट्स आप इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी में एक सेट और बचता है जो आपका ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स मैंने आपको करवा दिया पहले ही। अब इसमें एक और कुछ इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले जो है वो भी पता होने चाहिए, उन्हें भी मैं मेंशन करा देता हूँ। वो भी सब्स्टिट्यूशन और बाई आपका बाई पार्ट दोनों को लेके करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं उन्हें, उनका जो फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला है आपका आई थिंक फॉर्मूला नंबर 15 हो गया था, अभी हम फॉर्मूला नंबर 16 लिखते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 16, फॉर्मूला नंबर 16। फॉर्मूला 16 क्या कहता है, अगर आपसे किसी ने पूछा है इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका इंटीग्रल होता है 1/2 एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, वरना आप एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के आ सकते हो उसको। और बहुत सिंपल तरीका है, नहीं तो आपको मेथोडोलॉजी पता है तो आप वहां पे भी सॉल्व आउट कर सकते हो। वहां पे सिमिलर इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का किसी ने आपसे इंटीग्रल पूछा तो उसका इंटीग्रल क्या होता है
1/2 x रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग में मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू 1/2 x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग में मॉड के अंदर x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? चलो इसमें से पहले वाले को मैं सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ फटाफट। तो मुझे सॉल्व करना था इंटीग्रल ऑफ, अब बस क्वेश्चन था आई इज इक्वल टू, सपोज को आ गया इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू मुझे सॉल्व करनी। तो मैं कैसे करूंगा देखिए, सबसे पहले मैं लगाऊंगा बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट, सॉरी इंटू 1 इंटू 1। अब आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको अपना सेकंड फंक्शन मान लो, आप सॉल्व करो। सो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, राइट, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड पूरा dx। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 का dx, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, तो x रूट ओवर क्या आ जाएगा माइनस, जरा इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करो, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। अच्छा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का यहाँ चेन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर का आपको होगा -2x, फिर 1 का डिफरेंशिएशन हो गया आपका x, टोटल आ गया dx। तो इट इज इक्वल टू नथिंग कमिंग आउट टू बी, देखो और सिंपलीफाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स इन द ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ, इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर माइनस था, माइनस माइनस ये प्लस बन गया, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आपका आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही है आपके पास, राइट, ठीक है। अभी देखिए हम क्या करेंगे इसको सॉल्व आउट करने के लिए, नेक्स्ट पेज भी बढ़ते हैं। सो इट इज इक्वल टू एक्स और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, मैं प्लस को, चलिए प्लस ठीक है, मैं प्लस को नहीं हटाता हूँ, मैं माइनस अंदर ही रखता हूँ, ठीक है। तो मैं माइनस अंदर ही अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही न्यूमरेटर में बनाना चाहूंगा, तो ऊपर में ऐसे ही न्यूमरेटर बनाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ऐसे ही न्यूमरेटर में बनाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर जोड़ दो, ए स्क्वायर घटा दो। तो आपने ए स्क्वायर जैसे जोड़ा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा करने से क्या होगा, एक आपको ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, 1/रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ओवर, थोड़ा सॉल्व आउट करूंगा तो हो गया माइनस, अब दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जरा देखिए तो अब ये हो गया x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल आपका हो गया ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये भी एक आपका यहाँ पे भी माइनस आएगा, राइट, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, या माइनस होगा, आपको जो घटा जोड़ोगे आप वही तो घटाओगे, ताकि इक्वेशन में कोई ऐसा ना पड़े। सो यहाँ पे आपका माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस में है। सो अगर ये प्लस में है तो आपका यहाँ पे, ठीक है, सो ये आपका आ गया माइनस, ठीक है। अब ब्रैकेट आपने ओपन किया तो ये तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो हो जाएगा ए इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसी का इंटीग्रल सॉल्व कर रहे तो इसको आप आई मान लो, जैसे आपने पीछे माना था, ये होगा एक्स इन द ब्रैकेट रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा आपका माइनस आई प्लस ए स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी इसका मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था, ये आई इधर ले जाएगा, 2i इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है आपका साइन इनवर्स x बाई ए
प्लस सी. सो आई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. तो आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, और या तो फिर आपको एग्जाम में, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन आया तो जनरली एक क्वेश्चन आएगा तो फिर उस पर इतना समय देने से बेटर है आपको ये फॉर्मूला याद रहे, तो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो. क्लियर है? तो किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना आपको समझ में आया. तो ये आपका तीसरा मेथड था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसमें हमने क्या किया, आइलेट मेथड की मदद से कई सारे ऐसे फॉर्मुलेज पढ़े जो आपको बहुत इजी, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता है तो आपको बहुत समय लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में. क्लियर है? अब एक लास्ट जो मेथड बचता है उसको भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपका इसके क्वेश्चन को सॉल्व आउट कराऊंगा जो भी गेट में आया हुआ है. नेक्स्ट वन है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. अब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है देखिए, सपोज करते हैं आपको एक फंक्शन दे रखा है, सपोज करते हैं आपको एक फंक्शन दे रखा है कुछ इस तरीके से, आपको कुछ फंक्शन दे रखे हैं कुछ इस तरीके, इसके तरीके का देखेंगे आप. मान लीजिए सपोज करो आपको इंटीग्रेशन निकालना है dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए एक्स माइनस बी. तो अगर आपको इसको इंटीग्रल निकालना तो ये बहुत मुश्किल है. उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पता होना चाहिए. कैसे आप उसको सॉल्व आउट करोगे, तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो. तो देखो आप कैसे सॉल्व आउट करोगे इसको. उसमें पहला देख लेता हूँ ए. अगर सपोज करो आपको दिया दिया कहीं पे, अगर आपको कहीं पे भी दे रखा है, सपोज करते हैं, सपोज करके आपको कहीं भी दे रखा है, कैसा मेथड दे रखा हो इस तरह से, मान लेते समथिंग डिवाइडेड बाई, मान लेता हूँ मैं वन ही मान लेता हूँ, वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी आपको दे रखा है. चलिए आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ोगे, तो आप इसको लिखोगे ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी. ठीक है, कैसे सॉल्व आउट करोगे, चलिए आपको इसके बाद क्या करना होगा, पहले आपको एबीसी निकालना पड़ेगा. अब एबीसी का सोल्यूशन आप कैसे करोगे, तो मैं देखो एक का सोल्यूशन करके आपको दिखा दो कैसे करोगे आप इसको. अब आप इसको लिख सकते हो ए इन द ब्रैकेट एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी इन द ब्रैकेट एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी इन द ब्रैकेट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी. और दोनों साइड आप अगर कंपेरिजन करोगे तो इक्वल टू वन होगा, राइट. अब देखो एक बार आप क्या करो, लेट एक्स इक्वल टू बी. अब जैसे आप एक्स इक्वल टू बी रखोगे, देखो ये जीरो हो जाएगा और आपका ये जीरो हो जाएगा, आप बी निकाल सकते हो, आपको बी की कुछ वैल्यू मिल जाएगी. आप जैसे एक्स इक्वल टू ए रखोगे, आप एक्स इक्वल टू ए रखोगे तो ये जीरो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से. समझ लिया, आप एक्स इक्वल टू सी रख दो, एक्स इक्वल टू सी रखा था, आपको ये दोनों जीरो हो गया, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी. तो इस तरीके से आप चाहो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. चलिए एक और देख लेते हैं, इसी में एक और टाइप का जो आता है क्वेश्चन दूसरा. समझ लो आपको दे रखा हो ऊपर, आपको कंपेरिजन करना, मान लेते हैं ऊपर कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स डिवाइडेड बाई नीचे आपको दे रखा हो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. तो इसके लिए आप कैसे करोगे, तो आप करोगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. फिर आपको वही कहानी करनी पड़ेगी, आपको ए और बी आपको निकाल के, सॉरी ए एंड बी आपको निकाल के लाना पड़ेगा. ठीक है, निकाल सकते हो आप उसको. ठीक है, सिमिलरली फोर्थ थर्ड है आपका, सपोज करो को आपको एफ एक्स दे रखा हो और नीचे आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा हो कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आपको ऐसे दे रखा हो. तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको इस केस में आपको ऐसे करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, फोर्थ अगर आपको मिक्स में आ गया, मान लेते हैं आपके पास ऐसे आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू ऊपर ऊपर एफ एक्स से नीचे आपको एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है. तो आपको लिखना पड़ेगा, इसको तोड़ोगे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से, इसके लिए हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर के लिए आपको कैसे लिखना होगा, बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर. एक और आप देख सकते हो इसी तरह, मान लो आपको एफ एक्स दे दिया, आपको नीचे दे रखा हो, सपोज करो आपको दे देता है कुछ इस तरह से क्वेश्चन, आपको दे देता है मान लेते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर. तो अब इस केस में आप क्या करोगे, पहले एक्स माइनस ए के लिए आपने लिखा एक्स माइनस ए. ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो आपको लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी आपकी पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से छूटेगा, बी एक्स प्लस सी कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी.
बट सिंस यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है तो आपको एक और ऐड करना पड़ेगा, dx प्लस ई, जो आपको इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन के अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं तो आप इस तरह से, अगर आपको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम आएंगे तो इस तरह से भी आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, क्या डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है, सारे सारे बेसिक्स इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कितने तरह के मेथड होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप कैसे करोगे, बाई पार्ट कैसे करोगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, उनका कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हमने कवर अप किया है। सारे ज्यादा हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व आउट किया है आज की क्लास में, बेसिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट किया आज की क्लास में, जो आपको हेल्प करेगी गेट में प्रॉब्लम्स को बहुत इजी वे में सॉल्व आउट करने की। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर आए हुए जो भी पीवाई क्यूज हैं उन्हें सॉल्व आउट करेंगे। उससे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, उन्हें भी समझ लेंगे, जिसके साथ फिर हम मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पीवाई क्यूज के सॉल्व करते रहेंगे इस अपकमिंग लेक्चर में। तो थैंक यू ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।